नमस्कार साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस क्यों करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं जिसमें कि अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। अब सपोज करिए कोई एक सर्किट है जिसमें 10 ओम रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास 10 ओम रेजिस्टेंस का कोई सिंगल रेजिस्टर नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 ओम के 2 रजिस्टर को यूज करके सीरीज में कंबाइन करके श्रेणी में जोड़ करके 10 ओम का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई ऐसी सर्किट है जहाँ पर हमको 5 ओम रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 5 ओम का कोई सिंगल रेजिस्टेंस नहीं है। तो उस केस में हम लोग 10 ओम के 2 रेजिस्टेंस को समांतर में संयोजित करके 5 ओम का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में वही हम लोग सीखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, कितने प्रकार का संयोजन होता है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो किसी भी रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा संयोजन होता है? प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं श्रेणी संयोजन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं समांतर संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करें, श्रेणी संयोजन तो श्रेणी संयोजन कैसे हम लोग करेंगे। अब सपोज करो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है। हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1 एंड दूसरा R2 एंड यहाँ पे तीसरा है R3। इन तीनों को हमें सीरीज में कॉम्बिनेशन करना है और सीरीज में देखना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो श्रेणी में संयोजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक रेजिस्टेंस का दो टर्मिनल होता है। देखो स्टार्टिंग एंड, हर एक रेजिस्टेंस का दो टर्मिनल है। तो श्रेणी संयोजन में क्या करते हैं हम लोग कि पहले रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से, उसी तरीके से दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस R1 है, दिस इज R1, और इसका सेकेंड एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे, दिस इज R2, और इसके सेकेंड एंड से तीसरे का फर्स्ट एंड हम लोग ऐड करेंगे, दिस इज R3। ठीक है। अगर इसके क्रॉस में हम लोग एक सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं, सपोज कर यहाँ पे मैंने एक सप्लाई वोल्टेज लगा दिया V, सप्लाई वोल्टेज भी लगाया, तो इस सप्लाई वोल्टेज के कारण इसमें एक करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा I। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोटिस करने वाला पॉइंट ये है कि श्रेणी संयोजन में हर एक एलिमेंट में करंट का मान समान होगा। जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, वही धारा इसमें जाएगी। ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस का मान अलग अलग होने के कारण हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। यानी कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हमारा होगा V1 इक्वल्स टू IR1, यहाँ पे ड्रॉप होगा हमारा V2 इक्वल्स टू IR2, और यहाँ पे ड्रॉप हमारा होगा V3 इक्वल्स टू IR3। ठीक है। तो श्रेणी संयोजन में क्या होगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि धारा समान होती है, हर एक एलिमेंट में धारा समान होगी। दूसरा, वोल्टेज अलग अलग होता है, वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस अलग अलग होता है, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल केस भी हो सकता है कि जब सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू समान होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी सबके अक्रॉस में इक्वल होगा। अब इसका हमें तुल्य सर्किट बनाना है, तुल्य परिपथ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अगर हम तुल्य परिपथ इसमें बनाते हैं तो इन सभी का तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि RS है। यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध अगर RS है, यहाँ पे RS, तो अगर इसके अक्रॉस में अगर हम लोग सेम सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं
यहाँ पे अगर सेम सप्लाई वोल्टेज लगाएंगे V, तो इसमें करंट क्या फ्लो होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। सेम करंट क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि जो RS का वैल्यू है इन सभी का तुल्य है, तो चाहे इन सब के कारण करंट फ्लो हो, चाहे इस RS के कारण करंट फ्लो, दोनों में सेम होगा। अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो V है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है यही तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 में ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस V का वैल्यू इस सर्किट से देखें तो क्या होगा, IRS, और V1 का वैल्यू IR1, V2 का वैल्यू IR2 एंड V3 का वैल्यू IR3। दोनों साइड में I कॉमन है, I को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से होगा IRS, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा तुल्य प्रतिरोध RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। यानी कि श्रेणी संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है सभी प्रतिरोधों का योग होता है, सभी प्रतिरोधों का जोड़ होता है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगी। 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमको ध्यान रखना है कि धारा समान होगी, वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध के क्रॉस में अलग अलग होगा, और इसका तुल्य प्रतिरोध RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा हो गया सीरीज संयोजन। दूसरा हम लोग का आता है श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में क्या करेंगे, श्रेणी संयोजन में जो तीनों रेजिस्टेंस हमारे हैं R1, R2 एंड R3, तीनों का स्टार्टिंग टर्मिनल एक साथ जुड़ेगा और एंड टर्मिनल एक साथ जुड़ेगा, यानी कि इनके जो प्रारंभिक सिरे हैं सब एक साथ सब कंबाइंड रहेंगे और अंतिम सिरे एक साथ कंबाइंड रहेंगे। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं समांतर संयोजन। अब इसमें अगर इसके क्रॉस में एक सप्लाई वोल्टेज हम लगाते हैं, यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज हम लोग लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे हमने एक सप्लाई वोल्टेज भी लगा दिया। अब देखो जैसे ही सप्लाई वोल्टेज लगाएंगे इसमें करंट फ्लो करेगी, इसमें करंट फ्लो करेगी IP, मान लेते हैं हम IP, P से पैरेलल होता है तो समांतर के लिए हम IP लिख दिए। अब यही IP करंट क्या होगा, 3 पार्ट में, यहाँ पे देखो जंक्शन पॉइंट आ गया ना, संधि बिंदु आ गया, तो यहाँ पे करंट का डिवीजन होगा। यहाँ पे इसमें करंट जाएगा I1, इसमें करंट जाएगा I2 और इसमें करंट जाएगा I3, ठीक। और फिर यही तीनों करंट क्या होगा, इस पॉइंट पर आकर के I1, I2 एंड I3 यही मिलेंगे और यहाँ से करंट फिर आई आएगा, ठीक। तो इस समांतर संयोजन में हम लोग क्या देख रहे हैं, समांतर संयोजन में जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया गया है वही पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस, वही दूसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस, वही तीसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस में है। यानी कि समांतर संयोजन में हर एक एलिमेंट के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है, यानी कि वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान, ठीक। हर एक एलिमेंट में वोल्टेज समान होगा। और करंट क्या है, करंट इस पॉइंट पर आकर के डिवाइड हो जा रही है, तो करंट क्या होगा, धारा अलग अलग होती है, अलग अलग। इन दोनों पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो करंट IP है, करंट IP, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 करेंट्स, I1, I2 और I3 का योग है, यानी कि IP इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब IP क्या होगा, अगर इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो इक्विवेलेंट सर्किट में एक ऐसा रेजिस्टेंस हम लोग लें जिसको कि इस सेम सप्लाई वोल्टेज के साथ लगाने पर सेम करंट फ्लो करे। ऐसे देखो यहाँ पे V है और यहाँ पे RP है, तो इसमें करंट क्या होगा, IP फ्लो करेगा। तो अगर यहाँ से हम लोग IP का वैल्यू देखें तो IP क्या होगा, V/RP, यहाँ से होगा IP V/RP, ठीक है, इक्वल्स टू I1 क्या है, जो वोल्टेज V यहाँ पे है वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर,
यानी कि वोल्टेज भी यहाँ पर भी होगा, सेम वोल्टेज यहाँ पर भी होगा और वही सेम वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। तो I1 की हम लोग बात करेंगे तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1 V/R1 प्लस I2 उसी तरीके से क्या हो जाएगा, V/R2 और I3 हो जाएगा V/R3। अब देखो दोनों साइड में V क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से V को हम लोग कट कर सकते हैं। तो यहाँ से आएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उस तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/RP तीनों रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, यानी कि 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, वोल्टेज समान होता है, धारा अलग अलग होती है और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है, और सीरीज में क्या होता है, धारा समान होती है और वोल्टेज हर एक एलिमेंट के क्रॉस में अलग अलग होता है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।